बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं बॉटम लाइन। नाजरीन, हम बॉटम लाइन के अंदर इस खित्ते की जियो पॉलिटिक्स को बड़ी कंसिस्टेंटली डिस्कस करते हैं। जो हम पैनलिस्ट बुलाते हैं उनके साथ भी वो एक्सपर्ट्स होते हैं, या तो इंटरनेशनल अफेयर्स के या डिफेंस एनालिस्ट होते हैं। और जो एट हैंड प्रॉब्लम है इस खित्ते में और दुनिया में भी, मैं बात कर रहा हूँ ईरान इजराइल अमेरिका जंग की, उसको हम तफसील से देखते हैं। हम इसके ऊपर भी नज़र रखते हैं कि पाकिस्तान को जो दहशतगर्दी का एक बड़ा चैलेंज दरपेश है, उसके ऊपर भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर डिटेल से बात करते हैं। और अदर डेवलपमेंट्स जो जियो पॉलिटिक्स के हवाले से बड़ी अहम हैं, चाहे पाकिस्तान से रिलेटेड हों या इस खित्ते से रिलेटेड हों, उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। आज जो एक ख़बर हमारे सामने सरफेस की, वो इरानियन सुप्रीम लीडर के हवाले से है कि उन्होंने ये ऐलान कर दिया अपने सोर्स के थ्रू कि जो 60% इनरिच्ड यूरेनियम है वो ईरान से बाहर नहीं जाएगा, और वो ईरान की जो सालमियत है और जो उसकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी है उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। इस बात की क्या इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्योंकि दूसरी तरफ हमने देखा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उन्होंने अपने जो प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के नेतन्याहू, और उनके पार्टनर भी हैं इस जंग के अंदर, उनसे बात की टेलीफोनिक, और उस टेलीफोनिक राब्ते के अंदर दोनों की हार्ड टॉक भी हुई। उनके दरमियान कुछ तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। उसकी वजह भी आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो कॉल उन्होंने नेतन्याहू को की, उसके अंदर उन्होंने ईरान के हवाले से ये गारंटी दी कि जो 60% इनरिच्ड यूरेनियम है, इट विल गो आउट ऑफ ईरान एंड इट विल बी हैंडेड ओवर टू अ थर्ड कंट्री। कंट्री का नाम अभी हमारे सामने नहीं आया, लेकिन ये गारंटी बहरहाल उन्होंने अपने इजरायली काउंटर पार्ट को दे दी, अपने पार्टनर को दे दी कि ईरान से वो यूरेनियम बाहर चला जाएगा। इसके बाद ईरानियन सुप्रीम लीडर की ये जो स्टेटमेंट आई है, ये कैसे जेपरडाइज कर देगी इस पूरी की पूरी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो उनकी ख्वाहिश है या उनकी विश लिस्ट है या उनका एक डेक्लरेशन है कि नंबर 1 ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन। इसके ऊपर वो एडमेंट है। एंड सेकेंडली, एज ही कॉल्स इट, the nuclear dust, it will be handed over by Iran to a third country। इसका अब जाहिर है ये दो मेन पॉइंट्स हैं। तो इरानियन सुप्रीम लीडर की ये स्टेटमेंट जब आई तो ये डेफिनेटली इसके ऊपर कोई अमेरिकन स्टेटमेंट भी आएगी, और ये हमें लग रहा था कल के मामला बातचीत की तरफ चला जाएगा या जा सकता है। लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद शायद अमेरिकन रिएक्शन बड़ा सख्त आएगा इस चीज़ के ऊपर। एक और अहम बात भी है इस पूरी सिनेरियो में कि जब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को ये बताया कि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एतमाद किया है टू ड्राफ्ट अ पीस प्रपोजल, और उसके अंदर कुछ पॉइंट्स पाकिस्तान लिखे जो एग्रीड अपॉन पॉइंट्स हैं। ज़ाहिर है उसके अंदर अमेरिका ने जो इंदिया दिया कि किन टर्म्स पे जंग ख़त्म हो सकती है, तो पाकिस्तान के ऊपर एतमाद करके उनको ये कहा कि वो ये ड्राफ्ट करें। तो इसके ऊपर बड़ी बरहमी का इजहार किया नेतन्याहू ने, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम वो ओपनली आजकल ले रहे हैं, और अपनी जो डिस्ट्रस्ट है और जो अपनी अनॉयंस है ऑन द कंट्री, वो उसका इजहार भी कर रहे हैं। जिसकी एक दूसरी एग्जांपल आज हमारे सामने आई जब इन दोनों लीडरान की या दोनों पार्टनर्स की आपस में तल्ख कलामी हुई। इसके अलावा शामिल करेंगे एक और अहम जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट, जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं चाइना फ्रॉम 23 मई टू 26 मई एक स्टेट विज़िट के ऊपर। और बेसिकली ये जो विज़िट है इसमें वो अपने जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उनसे और ली क्वांग जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। और ये जो मीटिंग है ये बेसिकली 75 साला पाक चाइना दोस्ती की जो अजीमुशान सेलिब्रेशंस हैं उनको अटेंड करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनका डेलीगेशन चाइना जा रहा है ऑन अ 3-day विज़िट। ये दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती कितनी मजबूत है, कितना ज़्यादा ट्रस्ट है दोनों के दरमियान। चाहे हम बात करें पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की या बात करें दोनों गवर्नमेंट्स की एक दूसरे पर रिलायंस एंड ट्रस्ट की, तो उसकी मिसाल हमें दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। और ये दोस्ती जो है राइटली सो पहाड़ों से भी ऊंची है और शहद से भी ज़्यादा मीठी है। इसका सबूत हम देखेंगे जब हमारे जो
सिविल लीडरशिप है ये 75 ईयर सेलिब्रेशन, अजीमुशान सेलिब्रेशन जो चाइना में हो रही हैं, इस दोस्ती को कमेमोरेट करने के लिए उनको जाके अटेंड करेंगे। और ज़ाहिर है ये ट्रिप जो है ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि इसके अंदर बड़ी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस होंगी, अदर देन सेलिब्रेटिंग दिस ग्रेट फ्रेंडशिप बिटवीन दीज टू ग्रेट नेशंस। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें और हैं जो डिस्कस होंगी और ईरान के हवाले से भी बात होगी। लेटर ऑन हमें ये भी पता चलेगा कि पाकिस्तान और चाइना, वैसे तो हमें आइडिया है कहाँ खड़े हैं, लेकिन फर्दर रीइटरेट हो जाएंगी वो रिजॉल्व्स जो इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान है रिगार्डिंग द रीजन एंड ऑल्सो द बायलैटरल इशूज़। इसके अलावा ऐड करेंगे एक और अहम ख़बर अपने प्रोग्राम में अफ़गानिस्तान के हवाले से, जिसमें तालिबान रजीम को एक इमर्जिंग थ्रेट का सामना है बाय अ ग्रुप which has adopted guerrilla tactics against the Afghan regime. The group is called Green Trend. ये इन्होंने हमला किया है प्रोविंस ऑफ गौर में और शहर का नाम है फ़िरोज़ को, जहाँ पे धमाका करके तालिबान का एक आर्मी सेंटर इन्होंने तबाह कर दिया है मुकम्मल तौर पे और उसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल कर ली है। अमीरुल्लाह सालेह एक इनके लीडर हैं इस ग्रीन ट्रेंड के। इससे हमें ये पता चलता है, अमीरुल्लाह सालेह का भी मैं आपको कुछ जिक्र करूंगा इसके बारे में भी। ये एक पुराना नॉर्दर्न अलायंस का कमांडर है जिसने एक नया जो आउटफिट है बाय द नेम ऑफ ग्रीन ट्रेंड ये शुरू किया और ओपनली एक जिसको कहते हैं गोरिल्ला वॉर इन्होंने मुसल्लत कर दी है अफ़गान रजीम के ऊपर। हमें पता है कि गोरिल्ला वॉर तब तक नहीं हो सकती जब तक लोकल एंड जो लोकल पॉपुलेशन है उसकी सपोर्ट हासिल ना हो, टेरेन के साथ वेल वर्स्ड ना हो। ये बड़ी मेन किस्म की चीज़ें हैं जो गोरिल्ला वॉरफेयर लॉन्च करने से पहले या आर्म्ड अटैक लॉन्च करने से पहले जो गोरिल्लाज हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है टू हैव लोकल पॉपुलेशन सपोर्ट एंड ऑल्सो ज़ाहिर है क्योंकि वो लोकल हैं तो उनको एरिया का भी पता है। तो ये अफ़गान तालिबान रजीम जो है इसको नॉर्दर्न अलायंस की तरफ से बड़ा ख़तरा इस टाइम पे जो है वो लाहक है। कुछ बात कर लेते हैं अमीरुल्लाह सालेह की। ये एंटी पाकिस्तान एक कमांडर हैं नॉर्दर्न अलायंस के फॉर्मर, और अब इन्होंने ये जो इनिशिएटिव है ये शुरू किया है। इससे हमें ये पता चलता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अब ज़ीरो टॉलरेंस है इस रजीम को लेके। अवाम जो है वो भी शिफ्ट कर रही हैं अपनी लॉयल्टीज़ और उनको पता लग गया है कि अवाम की भलाई से इस अफ़गान रजीम का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये टेरर आउटफिट्स को सपोर्ट करते हैं और टेरर नॉर्को नेक्सस जिसका बारहा इशारा दिया और जिक्र किया हमारे DGISPR ने, और फितनतुल हिंदुस्तान का आलाकार बने हुए हैं, तो लोकल पॉपुलेशन भी इनसे तंग है। इन तमाम इश्यूज़ को आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मुझे आज के प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली, उनके साथ होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब, दोनों ही डिफेंस एनालिस्ट हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इस पूरे इलाके की जियो पॉलिटिक्स पे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं, उनसे सवाल करते हैं कि वो इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं। सबसे पहले मैं ब्रिगेडियर गज़नफ़र की तरफ जाऊँगा। ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइएगा कि हम देख रहे हैं पहले तो कि ईरान के सुप्रीम लीडर की एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने इनकार कर दिया कि जो न्यूक्लियर इनरिच्ड मटेरियल है जो 60% पे है, जिसको सदर डोनाल्ड ट्रंप न्यूक्लियर डस्ट कहते हैं, उन्होंने कहा हम वो हैंड ओवर नहीं करेंगे। इसकी क्या इंप्लीकेशंस होंगी, क्योंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप तो अपना पूरा एजेंडा इन दो चीज़ों पे बेस कर रहे हैं कि ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन एंड द 60% इनरिच्ड यूरेनियम मस्ट बी हैंडेड ओवर टू अ थर्ड कंट्री। कैसे देखते हैं सर आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। ईरान का जो स्टांस है वो शुरू से न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में या न्यूक्लियर इनरिच्ड यूरेनियम और उसके साथ साथ जो न्यूक्लियर के ऊपर रिसर्च उन्होंने करनी है उसके बारे में बड़ा क्लियर रहा है। IRGC का आपको पता है कि पॉलिटिकल स्टांस भी ये था और उसके साथ साथ उनके प्रेसिडेंट की तरफ अभी खामनेई साहब की तरफ से स्टेटमेंट आई, और कल जब मोहसिन नकवी गए थे तो वो जाके IRGC को मिले। अब ये बड़ा IRGC के कमांडर को मिलना ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जब आपने ईरान के अंदर कोई भी रप्रोचमा कराना है, कोई पीस डील करानी है, उसके अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ IRGC जो इस वक्त बेसिकली अगर आप देखें तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो पॉलिसी है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर से जो भी कंट्रोल है, जो इस वक्त फिजिकली बहुत इफेक्टिव तरीके से ईरानियन फोर्सेस एक्सरसाइज कर रही हैं
और आज भी वहां से उन्होंने कोई 26 जहाज गुजारे हैं, 26 जहाज, उनसे उन्होंने टॉर भी लिया है। तो वो तमाम चीजें जो है वो IRGC उन पर कंट्रोल कर रही। इस वक्त जो पाकिस्तान ने जो ड्राफ्ट जमा कराया था उसके अंदर ईरान की क़यादत है उससे मशवरा किया गया था, और उसमें भी उस ड्राफ्ट में भी ये चीज थी कि जी आप जो एज ए पीस बिल्डिंग, एज ए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर, अमेरिकन जो है वो अपना जो उन्होंने ब्लॉकेट लगाया हुआ है उस ब्लॉकेट को हटाएं, और जब उस ब्लॉकेट को हटाएंगे तो उसके साथ साथ ईरानियन जो है वो अपने ब्लॉकेट को भी वहां से हटा देंगे। लेकिन ईरानियन ने उसके ऊपर एक चीज रखी थी, जो उसके अंदर उन्होंने पॉइंट आउट की थी पाकिस्तान को, कि वहां पे ब्लॉकेट नहीं होगा लेकिन ईरान की जो टोकन प्रेजेंस है वहां पे वो रहेगी। बिकॉज ईरान जो है वो ये कहता है, और जो वो ठीक कहता है कि जब अगर दुनिया के मैरीटाइम लॉ के तहत 20 किलोमीटर का जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ बनता है उसके ऊपर हमारी जो कंट्रोल है वो रह सकता है, और उसमें 12 नॉटिकल माइल जो है वो अमान का होता है, 12 नॉटिकल माइल जो है वो ईरान का जाता है। तो वो उसके हिसाब से ये चीज उन्होंने इंक्लूड की थी कि हम टोकन प्रेजेंस अपनी रखेंगे। अभी इसके अंदर आज की जो डेवलपमेंट है, जो आप इशारा कर रहे हैं खामनाई साहब की स्टेटमेंट से, तो वो जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर साफ जाहिर है कल जो बातचीत अमेरिकन, दो चीजें हैं। डोनाल्ड ट्रम्प जो कुछ आपसे कह रहे हैं, पर जो पीछे डीप स्टेट की जो बातचीत हो रही है, जिसके अंदर सिर्फ उनकी स्टैब्लिशमेंट नहीं बल्कि उसके साथ 4 लिंडसी ग्रैम को मिला के 4 ऐसे APEC के मेंबर्स हैं जो बेसिकली फाइनेंस करते हैं इसको, अमेरिका की कांग्रेस को, कांग्रेसमैन को, चाहे वो डेमोक्रेट हो चाहे वो रिपब्लिकन हो। तो वो जो चीज है वहां पे पीछे बैकग्राउंड में जो एम्फेसिस है वो ये है कि जी आप ईरान के ऊपर हमला शुरू कर दें। पर डोनाल्ड ट्रम्प जो है उसको जो इसमें अब दो चीजें आ गई हैं। एक है कि इवन जो सेंटकॉम है, इट इज आल्सो नॉट इन फेवर ऑफ अंडरटेकिंग एन अटैक। और वो खास तौर पे जहां तक हमारे यहाँ से बहुत इंडिकेशन ऐसी आ रही है कि जो अमेरिका कोई ग्राउंड ऑफेंसिव करेगा, और वो ग्राउंड ऑफेंसिव खास तौर पे इसलिए कहा जा रहा है कि ईरान के कुछ ऐसे अपना आइलैंड हैं जो हैबिटेड नहीं है, यानी मतलब वहां पे लोग रहते नहीं है। तो वहां पे अमेरिकन फौजी जो अगर वो उतारते भी हैं तो उन्होंने भाई तो कहीं तो कन्वर्ट करना है। तो इसलिए उस कन्वर्शन के तौर पे अमेरिकन आर्मी जो है वो भी इस चीज को फेवर नहीं कर रही। लेकिन इस वक्त ऑल साइड एंड डन जो बैकग्राउंड था, उस बैकग्राउंड के बाद अभी देखना ये है कि खामनेई साहब की जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आई है, और जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं, जो पाकिस्तान 2 दफा वहां पे चले गए हैं, और उसमें इन कोशिशों के अंदर या इस ड्राफ्ट के अंदर सऊदी अरब, कतर और इजिप्ट और तुर्किया भी शामिल हैं। जो ये ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया, प्रिपेयर पाकिस्तान ने किया, लेकिन इसके अंदर उनकी भी जो अपना मंजूरी शामिल है। उसके अंदर एक चीज और सामने आई थी कि कतर ने कोई ड्राफ्ट दिया है, तो कोई सेपरेट कतरी ड्राफ्ट कोई नहीं है, यही ड्राफ्ट है जिसको लेके चल रहे हैं। और अभी डेली मेल ने भी आपको पता है रिपोर्ट किया था कि ट्रम्प और इजराइल प्राइम मिनिस्टर जो मैथन यातरयाहू है उसके ऊपर इस ड्राफ्ट की जो लाइनिंग्स है, इस ड्राफ्ट की जो वर्डिंग्स है और पाकिस्तान की जो फाइनलाइजेशन है उसके ऊपर भी क्लैश हुआ है। यानी वो ये कहता है कि जी आप अटैक करें, और ट्रम्प उसको कह रहा है नहीं, वी आर रीचिंग अ फाइनल स्टेज, हम पीस ब्रोकर करने के नजदीक हैं। बिकॉज हम वो बारहा बात कर चुके हैं कि ट्रम्प के ऊपर जो इंटरनल प्रेशर है, या उसके ऊपर जो इवन इसमें बहुत बड़ी बात है, उसको बहुत लंबी चौड़ी बात हो सकती है, वो है जो रशियन का विजिट है, रशियन प्रेसिडेंट का कर चाइना का, और वहां से जो मैसेज गए हैं, और जो 14 के 15 पॉइंट का जो मेमोरेंडम इशू हुआ है उसमें उन्होंने बड़ी क्लैरिटी से ये लफ्ज इस्तेमाल किया है। और उन्होंने कहा कि ईरान के ऊपर एक तो दो चीजें, उन्होंने कहा जी ईरान के ऊपर जो कुछ भी वॉर है इट इज इलीगल, और इस चीज को, ये मिडल ईस्ट को एक्सप्लॉइट की सिचुएशन को खराब करेगी। और तीसरी चीज जो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट कही है वो क्या है, वो ये कहा है कि जी मिलिटराइजेशन जो हो रही है, अपना मिलिट्री मिलिटराइजेशन जो हो रही है, जो अमेरिका जिसमें आगे आगे है, उस चीज को बंद होना चाहिए। तो अब ये देखना ये है कि इस स्टेटमेंट के बाद अगले 12 घंटों में ट्रम्प की तरफ से या अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से क्या जवाब आता है। क्योंकि पाकिस्तान की जो पीस प्रपोजल है उसमें ये भी कहा गया है कि हम इस एनरिच्ड यूरेनियम को किसी और के हवाले कर दिया जाए, और उसके अंदर रशिया का जो नाम है वो लिया जा रहा है।
क्योंकि इससे पहले जब 4+1 का माहिदा हुआ था बाराक ओबामा के ज़माने में, उस वक्त भी एनरिच्ड यूरेनियम ईरान ने रशिया को दिया था और रशिया ने उसके रिटर्न में उनको 3 टाइम्स ज़्यादा प्योर यूरेनियम दे दिया था। जी तो आप देखिए कि इसके बाद क्या होता है, क्योंकि इन तमाम चीज़ों को वेस्ट में सारे चैनल रिपोर्ट कर रहे हैं और इसके ऊपर एक चैनल 12 है इसराइल का, उसने भी इसके ऊपर एक बहुत बड़ी खबर चलाई है कि जी जिसका उसने कहा है कि अपना शैतान याहू जो है वो हमला करना चाहता है और इस पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो परसू कर रहा है कि किसी तरह पीस आ जाए रीजन में। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। वी विल हैव टू वेट एंड सी कि क्या बनता है, अमेरिका से क्या स्टेटमेंट आती है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हो गया एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ब्रिगेडियर फारूक, ये सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स है, ये इजी काम नहीं है। टू मेनी कंट्रीज़ आर इन्वॉल्व्ड, टू मेनी स्टेक्स आर देयर और एंड ऑल द स्टेक्स आर वेरी हाई। अब ये फरमाइएगा कि अमेरिका को आम इस्तिलाह में लोग ये कहते हैं, एनालिस्ट सम अप इस तरह करते हैं कि दे नीड अ फेस सेविंग, सो डज ईरान। अब दोनों को फेस सेविंग चाहिए। अब जब इस न्यूक्लियर डस्ट के ऊपर इतनी बात हो गई, इज़राइल को भी कन्विंस कर लिया। अब जाहिर है इज़राइल का तो इंटरेस्ट ये है कि जंग जारी रहे और उनका एजेंडा ही बिल्कुल डिफरेंट है और वो जाहिर है स्पॉयलर्स के लिए भी बड़े मशहूर हैं। हमने आपसे ये सवाल आपके आगे रखते हैं कि इसको इस तरह से सम अप करें कि अब वो फेस सेविंग कैसे मिलेगी। अगर ईरान की तरफ से देखा जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या दिखानी चाहिए थी, या ये मौका ठीक था जब सेट ऑफ प्रपोजल्स ऑलरेडी अमेरिका गया हुआ है और उसके ऊपर कोई बात वहाँ से कोई जवाब आना है, तो अब ये स्टेटमेंट कितना इफेक्ट करेगी उसको? ये फेस सेविंग ले पाएंगे अमेरिकन या फिर एक दोबारा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के चांसेस हैं? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है फेस सेविंग का जो टर्म इस्तेमाल हो रही है जी, ये ज्यादा रेलेवेंट है अमेरिका के हवाले से। ये कहना कि ईरान जो है वो भी फेस सेविंग ढूंढ रहे हैं मेरा मुनासिब नहीं है। ठीक है। उसकी वजह यह है कि ईरान ने तो बार बार कहा है कि जनाब हम अपने जो न्यूक्लियर जो एनरिच्ड यूरेनियम है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम वो हैंड ओवर करें। जी, हम तो आखिरी शख्स तक, आखिरी ईरानियन तक हम लड़ेंगे। हम तो शहादत को तरजीह देते हैं। जी, सो देखें, और वो 2 दफों के खिलाफ जंग हुई है, पिछले साल भी और अब भी। एक सुपर पावर और एक इसराइल दोनों मिलके उन्होंने ईरान को, बिल्कुल इस पे कोई शक नहीं, बड़ी तबाही में चाहिए पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को। लेकिन ईरानियन जो है वो बड़ा कूल खेल रहे हैं, बहुत वेरी वेरी कूल। और उनका रिस्पॉन्स भी बड़ा क्लियर है कि जनाब हमारी पूरी तैयारी है, आपने हमला करना है, शौक पूरा कर लें, वी आर रेडी, हमें कोई मसला कोई नहीं है। तो फेस सेविंग तो एक्चुअली ट्रम्प को चाहिए, बिकॉज ट्रम्प जो है वो बुरी तरह फंसा हुआ है। अमेरिकन कह रहे हैं, जो लोकल अपने अमेरिकन पॉपुलेशन है, ये तो जंग हमारी, जिस तरह हम कहते थे कि अमेरिका की जो वॉर ऑन टेरर में हम शामिल हो गए थे, वो तो हमारी जंग ही नहीं थी। तो इसी तरह अमेरिकन कह रहे हैं ईरान का हमारे साथ क्या झगड़ा है। हमने तो हमारा तो ओबामा ने एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी कर दिया था ईरान के साथ, JCPOA आगे चल रहे थे, सैंक्शन भी चल रहे थे। तो ट्रम्प को इसलिए फेस सेविंग चाहिए भाई कि उनके साथ जो हशर कर दिया है ईरान ने, उनके जो 11-12 बेसेस हैं गल्फ के अंदर, जहां पे उन्होंने माली और जानी नुकसान और इक्विपमेंट का जो वहां पे तबाही हुई है, जो ईरानियन ने प्रिसीजन स्ट्राइक्स की हैं ये सीज फायर से पहले, और जो नुकसान पहुंचाया है, तो ट्रम्प जो है देखें, बॉडी बैग सब छुपाए गए, एग्जैक्ट चीज नहीं बताई जा रही कि कितने सैकड़ों ईरानी अमेरिकन हैं जो वहां पे मारे गए हैं। तो अब इतना एक इंटरनल अगर रिएक्शन हो तो फिर ट्रम्प का कोशिश यही है
कि मैं किसी तरह इस जंग से निकलूं और ऐसा इंप्रेशन दूं कि जैसे बहुत बड़ी हमें कामयाबी मिल गई है, हमने ईरान को तबाह कर दिया, ईरान ने सरेंडर कर दिया, ईरान में हमने रिजीम चेंज कर दी, ईरान की मुसल्लह अफवाज को हमने तबाह कर दिया। हालांकि ऐसी कोई चीज नहीं है। सो द पॉइंट इज दिस कि ज्यादा मार जो एक सुपर पावर ने जो मार खाई है इसराइल से, तो जो हुआ है, जो हुआ सो है, वो तो हुआ है। वो तो ईरानियत ने कमाल कर दिया कि इसराइल सोच ही नहीं सकता था कि उनके साथ ये हशर होगा। जो ईरानियत की प्रिसीजन स्ट्राइक, ड्रोन स्ट्राइक, तो मिसाइल स्ट्राइक ने किया। जी तो लिहाजा वो आगे 6 महीने के बाद इलेक्शन आ रहे हैं, तो बिल्कुल ट्रंप को तो अपनी फिक्र पड़ी हुई है, अपनी प्रेसिडेंसी की फिक्र पड़ी हुई है। उधर एक एप्स्टीन फाइल वाला मामला है, उसको भी उसने हैंडल करना है। वहां पे भी लोग जो है एप्स्टीन फाइल के तलवारें जो है वो तैयार करके बैठे हैं। तो वो एक ऐसी फेस सेविंग चाहता है कि जिसमें बात भी बन जाए और काम भी हो जाए। और जी वो अमेरिकन रिपब्लिक को देखे जनाब, मैंने कितनी बड़ी अचीवमेंट, मेरी अचीवमेंट है, हमने फाइनली देखे ईरान को जो है, ईरान ने घुटने टेक दिए। वही बात ये है कि पहले तो 2-3 हफ्ते पहले तो कहा जा रहा था कि ये 1 पेज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। जी चले एमओयू ना फिर मेमोरेंडम बोले कि जी 1 पेज मेमोरेंडम है, बस ये मोटी मोटी बातें हैं कि हमले खत्म होंगे, जो सैंक्शंस हैं वो पार्शियली टोटली उठा ली जाएगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। ठीक है ना जी। तो और गारंटी होगी कि ईरान पे हमले नहीं होंगे। और फिर डिटेल बातचीत जो है वो फेज 2 में, फेज 3 में होगी, जिसमें न्यूक्लियर भी होगा और भी चीजें होंगी। जी अब आज सुबह से मैं देख रहा हूँ जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है वो है लेटर ऑफ इंटेंट। अब ट्रंप इस हालत पे पहुंच गया है कि वो कह रहे हैं कि अब एक लेटर ऑफ इंटेंट दे दो, उस पे ही कि जनाब हमारी इंटेंशन है कि हम एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करें, लॉन्ग टर्म हमारा सीज फायर हो, ताकि किसी तरह ये मामला जो है कि रुके तो सही। जी अभी तो किसी वक्त भी इसराइल चाहे फॉल्स फ्लैग करेगा यूएई के ऊपर, कहेगा ईरान ने किया है, जी या कतर पे करेगा, कहेगा ईरान ने हमला किया है, ताकि ये फिर आपस में लड़ पड़े। ठीक है ना जी। तो वो तो ये चाहते हैं इसराइल ने, तो उनके तो मूड बिल्कुल यही है कि कोई एग्रीमेंट ना हो और यहाँ पे लड़ाई शुरू हो। तो लिहाजा मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मोहसिन नकवी साहब 2 मरतबा गए हैं, अब आज अभी तक मैं कोशिश कर रहा हूँ पता करने की, सोशल मीडिया पे तो अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है जी कि हमारे चीफ साहब ने जो खबर कल की गर्मी जी बिल्कुल वो भी है, लेकिन उसकी कंफर्मेशन नहीं है। यू राइट जी कंफर्मेशन नहीं है, जी कंफर्मेशन नहीं है। तो ये स्पेकुलेशन चल रही थी कल से कि शायद वो भी आप जाएंगे। और गालिबन दैट ड्राफ्ट एग्रीमेंट इन वॉट एवर फॉर्म, उसको लेटर ऑफ इंटेंट बोले, मेमोरेंडम बोले, बस जनाब उस पे, उसकी आउटलाइन पे एग्रीमेंट हो जाएगी और फिर ईद के बाद अमेरिकन भी आ जाएंगे और यहाँ पे उसके ऊपर एक सिग्नेचर हो जाएगा। जी ठीक है ना जी। जी बाद बिल्कुल में फिर देखी जाएगी और बिल्कुल लेकिन आपका आज जो जी उनके सुप्रीम लीडर ने कह दिया है कि जनाब हम 400 kg यूरेनियम, अब जी सब खबरें यही दे रहे हैं, गल्फ न्यूज है, अरेबियन न्यूज है, अल जी अरबी है, सारे ये कह रहे हैं कि जनाब वो कह रहे हैं यहाँ से यूरेनियम बाहर नहीं जाएगा। अब यूरेनियम अगर ये बात सही है जी और कुछ वो ईरानियन ऑफिशियल को भी कोट कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि एक रौला तो पै गया ना फ्रॉम दैट पॉइंट बिल्कुल ऑफ व्यू। बिल्कुल तो बिल्कुल अब क्या ट्रंप, क्योंकि मेन जो ट्रंप का ऑब्जेक्टिव ये है अमेरिकन का और इसराइलीज का जी कि जी इनको बिल्कुल डिफैंग कर दिया जाए, इनको ट्रूथलेस बना दिया जाए, इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाए, जी जो इनके पास यूरेनियम रिश्ता है उसको काबू कर दिया जाए, बिल्कुल कब्जा उसके ऊपर हो जाए। अब वो अगर विच इज़ हाईली अनलाइकली, जाहिर है ईरान उस पर मानेगा नहीं। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब नहीं आपका मानेगा तो फिर आप आपका बताएं कि कैसे agreement बिल्कुल होगा। आपका पॉइंट आ गया। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। ब्रिगेडियर गजनफर ये फरमाएं, एक एस्पेक्ट है जिसको इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जा रहा, लेकिन ज़ाहिर है आप गहरी नज़र रखते हैं, आपके आगे ये सिनेरियो मैं रखता हूँ, इसके ऊपर कमेंट कर दें। जो मुज्तबा खामनाई हैं, ही हैज़ लॉस्ट हिज फादर, हिज वाइफ, उनकी बहन बहनोई, उनकी भांजी, और ये सेम जो अटैक है इसके ज़िम्मेदार भी वो डोनाल्ड ट्रंप को, नेतन्याहू को और सेंट्रल कमांड के एक जो जर्नैल हैं ब्रैड कूपर, उनको ठहराते हैं। उस पर एक फतवे की भी बात इन्होंने की या लेजिस्लेशन भी पास करने की बात की, जो हो तो ना सका लेकिन सेरेमोनियल है। इंडिया पता चल गया कि बड़े एग्रीव्ड हैं। फिर एक स्टेटमेंट इन्होंने शुरू में दी थी कि हमारे दिल जले हैं तो हम इनके दिल जलाएंगे। आपको क्या लगता है कि IRGC की
जो फिलॉसफी है उसको जहन में रखें एंड यू नो सर्वाइविंग सच अ हॉरिफिक अटैक दैट द यूएस एंड द इजराइल जॉइंटली डिड ऑन ईरान विच जिसकी कॉस्ट में उनकी पूरी फैमिली ही शहीद हो गई, तो कितने चांसेस हैं कि वो इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ ईरान जो है वो उन तमाम जो खून बहा है उसको माफ़ कर देंगे और इसके ऊपर बात ही नहीं करेंगे और टेबल पे आ जाएंगे? ये एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं होता, इसके ऊपर कमेंट कर दें। और इजराइल का रोल, अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी इशारा किया, आपने बड़ी तफसील से बताया कि पाकिस्तान से क्या जो ड्राफ्ट जा रहा है उसके ऊपर कितनी सख्त तकलीफ़ है उनको, उसके ऊपर भी थोड़ी सी और बात करें। ये दोनों ही चीज़ें ज़रा नाजरीन के लिए सिंप्लीफाई करके बता दें। बात ये राज के पर्सनल लॉसेस इस किस्म की जंग में जो होते हैं जी वो एज ए स्टेटमेंट तो ठीक है, बट जी। पर्सनल लॉसेस पे नेशनल वॉर नहीं लड़ी जाती। बिल्कुल इट्स अ नेशनल वॉर ठीक है विच ईरान इज फाइटिंग फॉर अ कॉज। जी ये विदाउट कॉज नहीं है। और याद रखिएगा, बिल्कुल। ये हमारे लोगों को जो बहुत सारी बातें करते हैं, हमारे यहाँ भी, जी ये वॉर जो है ये मेरी नजर में इस वक्त जो ईरान का स्टैंडिंग है और जिस तरह ईरान उसको रेजिस्ट कर रहा है, जी ये ओवरऑल फ्यूचर में अगर झांक के देखेंगे, जी और खास तौर पे दूर न जाइएगा, इसको आप अगर फ्यूचर में आज भी यूएई के रोल से देखेंगे, जो यूएई रोल प्ले कर रहा है, और जिस तरह एक मैं समझता हूं कि अगर यूएई जिस तरह इजराइल को, अमेरिकन को फैसिलिटेट कर रहा है, जी तो मेरी बात याद रखिएगा कि यूएई बुनियादी तौर पे ग्रेटर इजराइल का एक बीज अपने अंदर, एक पौधा, एक छोटा सा पौधा अपने अंदर लगा रहा है, जो कल बड़ा होके यूएई को भी खा सकता है। बिल्कुल और ठीक। ये पॉइंट ऑफ डिस्टेंस डिवाइड होगा, क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका और इजराइल। क्योंकि अगर नेतन्याहू ने, जैसे नेतन्याहू ने विजिट किया है और मार्च में 8 मार्च को गालमन, और उसको एज ए स्टेट गेस्ट रिसीव किया गया है, और इजराइल ने उसकी तमाम डिटेल्स को रिलीज कर दिया है। यूएई डिनाई कर रहा है। यूएई के अंदर जितनी कदगन है सहाफियों पे और खबरों पे, वो आपको पता है, तो वी कैन बिलीव कि इजराइल का मीडिया बिल्कुल ठीक कर रहा है। उसको हैराट, जो इजराइल का बहुत बड़ा अखबार है, उसने भी छापा है। जी तो बात यह है कि इस बैकग्राउंड में ईरान आज जो जंग लड़ रहा है वो मुस्लिम कॉज के लिए लड़ रहा है, क्योंकि बिल्कुल ये जंग इस वक्त जो है वो किसी जोग्राफियाई ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं लड़ी जा रही। ये इसका जितनी भी इंटेंट है, यानी अगर आप शुरू के अटैक के भी 3 ऑब्जेक्टिव या 3 मिशन स्टेटमेंट्स निकाल लें, जो हम बारहा जिस पे बात कर चुके हैं, जो रिजीम चेंज और मिसाइल और एटॉमिक के हवाले से है, बुनियादी तौर पे जो मसैद के चीफ ने जो ऑपरेशन रूम में ब्रीफिंग दी थी ट्रंप को, और वहां पे नेतन्याहू और उनकी कैबिनेट भी मौजूद थी, उन तीनों मिशन ऑब्जेक्टिव्स का पीछे इनडायरेक्ट मकसद ईरान को टोटली तबाह करना था, उसको डिस्ट्रॉय करना था, जिसका इंडिया ये दिया था कि ओवर ए वीकेंड रिजीम चेंज हो जाएगा, अपनी मर्जी का प्रेसिडेंट लेके आएंगे। और अगर अपनी मर्जी का वहां पे प्रेसिडेंट आ जाता या लीडरशिप आ जाती, तो आप खुद ही एक सेकंड को सोचिए कि इजराइल ने और अमेरिका ने वहां पे क्या तबाही और बर्बादी करनी थी। क्योंकि वो उठाए ना, जेफरी सेक्स की किताब उठाएं, आप पढ़ें उसको, रिजीम चेंज के बारे में, जिसके ऊपर अभी बहुत बातचीत हो रही है। और आपको पता है अभी वो अपना एक वो साइफर भी पब्लिश हो चुका है, उसको आ गया है सामने। तो जेफरी सेक्स क्या कहता है कि ईरान ने, CIA ने ओवर्ट तौर पे दुनिया के अंदर 64 मुल्कों में रिजीम चेंज किए। तो ये जो असल में जो चीज थी वो थी डिस्ट्रक्शन ऑफ ईरान। वो पॉसिबल हुआ भी नहीं, इंशाल्लाह होगा भी नहीं। उसको इसलिए कि कल ईरान के अंदर, परसों ईरान तेहरान के अंदर इमाम हुसैन स्क्वायर के ऊपर आपको पता है अपना ओपन कंबाइंड मैरिजेस हुई हैं जी, यानी कितने लोग हैं जो शादी के बंधन में बने, और हर एक का जज्बा जो है, जो सोशल मीडिया पे या वैसे ईरान में हमारे एक दोस्त हैं जो वहां से जो चीजें आ रही हैं, वो ये कहते हैं कि वहां पे लोगों ने ये जान के शादियां की हैं कि हो सकता है आने वाले दिनों में हमें अपनी जान का नजराना पेश करना पड़े। तो और दूसरी चीज आप देखिएगा कि पॉलिटिकली अगर आप इस चीज को देखेंगे, तो अमेरिका में फीफा हो रहा है, आपको याद है अभी फीफा का वर्ल्ड कप होना है, तो ईरान की टीम तो फीफा वर्ल्ड कप खेलने जा रही है। ईरान की टीम एशिया में नंबर 1 है। सो देयर आर समथिंग व्हाट आई वांट मीन टू से कि कुछ चीजें पॉलिटिकली जाती हैं, कुछ चीजें जो है मिलिटरीली चलती है। मिलिटरीली आपको पता है ईरान ने कह दिया कि जी वी विल स्टैंड, जो भी चीज होगी हमने खड़ा होना है और हमने लड़ना है। पॉलिटिकली दे आर पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट थिंग,
और उसका पॉलिटिकली उसका एक इशू ये था कि उनके फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान का जब दौरा किया, पाकिस्तान जब आए तो वो रशिया भी गए और चाइना भी गए। तो वो चीजें वो इंटैक्ट है, वो कनेक्टेड है मुख्तलिफ चीजों के साथ। तो जहां तक आपने जो इनिशियली बात की थी उसमें जो कुछ भी हुआ वो एक वॉर लॉसेस के तौर पे बिल्कुल, और उन वॉर लॉसेस में सिर्फ उनका इंसान अपना खamenei साहब नहीं बल्कि आपको पता है 12 साइंटिस्ट और कासिम सुलेमानी पूरी से शुरू हो लीडरशिप, जाइए, बिल्कुल। जनरल ऑफिसर, लेकिन ईरान इज रेडी टू एक्सेप्ट दिस, क्योंकि जब ट्रंप ने कहा था कि मैं तहजीबें तबाह कर दूंगा, फिर उसने कहा कि मैं वो करूंगा जो 40 साल में नहीं हुआ, तब लोग जाके ब्रिजेस पे सड़कों पे खड़े हो गए थे और उन्होंने वहां पे क्राई किया था कि आओ जी हमें मारो। मुझे ये पता है कि अगर कोई जंग का सीन बनता है या ईरान अमेरिका कोई उसी तरह के हमले करता है तो बहुत नुकसान होगा ईरान का। लेकिन चलते चलते एक बात और आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि ईरान अमेरिका जो कुछ कह रहा है ना, तो ईरान की जितनी भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज है ना, आप फरदौब ले ले, आप नंताज ले लें, आप इस्फहान ले लें, उनकी जितनी भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं दे आर स्प्रेड ओवर होल ऑफ ईरान। और उसके अंदर उन्होंने ऐसी चीजें रखी है जैसे आप फरदौब का ही अगर आप टिपिकल अगर मिसाल देंगे तो उसको तो उन्होंने माउंटेन के नीचे बनाया हुआ है, वहां पे ये बंकर बस्टर बम 20,000 वो भी, तो इसलिए वो दे आर रेडी टू टेक ऑन। उनका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, उनका कोई पर्सनल ग्रीवेंसेस नहीं है। एज ए नेशनल कॉज, एज ए नेशनल वॉर, they will fight and fight till end. This is what I see. There will be lot of destruction if Iran undertakes, if America undertakes an attack, but Iran is ready to tolerate that. आपका पॉइंट आ गया ब्रिगेडियर साहब, बड़ी तफसील में आपने इस चीज़ को सिंप्लीफाई भी किया। नाजरीन के लिए ये एक व्यू पॉइंट था जिसका जवाब ज़रूरी था। कुछ लोग इस तरह भी सोचते हैं, तो वी ऑल्सो डिस्कस दैट। नाजरीन हमारी गुफ्तगू जारी है, लेकिन यहाँ लेना है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ब्रिगेडियर फारूक, कुछ रुख करते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के चाइना के विज़िट का। 75 साल की दोस्ती को ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। चाइना के अंदर 3 दिन का विज़िट है। ज़ाहिर है ये सेलिब्रेशंस का पार्ट तो पाकिस्तानी डेलीगेशन होगा, लेकिन उसके अलावा आप कैसे देखते हैं इस दौरे की कितनी अहमियत है आफ्टर द विज़िट ऑफ द US प्रेसिडेंट एंड द रशियन प्रेसिडेंट टू चाइना? और ज़ाहिर है हमारी दोस्ती बड़ी मजबूत है, मिसाली है चाइना के साथ, जितना फ़ख्र किया जाए कम है। पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी बेहतरीन है और गवर्नमेंट्स के दरमियान भी एक बड़ी हारमनी और बड़ा ट्रस्ट है। तो आप क्या देख रहे हैं, कैसे क्या चीज़ें डिस्कस होंगी अदर दैन सेलिब्रेटिंग दिस ग्रेट फ्रेंडशिप? देखिए, पहले मैं क्विकली 2-3 पॉइंट बताना चाहता हूँ पिछले सेगमेंट के जो हम ईरान के हवाले से बात कर रहे थे। प्लीज डू। कि ट्रंप से इन लोगों से जो बेसिक गलती हुई है, दे थॉट के ईरान इज द पीस ऑफ केक, इट विल बी एन इजी वॉक ओवर। जी, लेकिन वही हुआ कि उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया ईरानी नेशन के रिजॉल्व को पिछले साल भी, और फिर उनको थोड़ा डाउट रह गया था, वो फिर डाउट अभी जो है ना वो क्लियर हो गया कि भाई ये वो कौमी नहीं है जो कि हमारे 3-4 दिन के हमलों पे जो है वो सरेंडर कर ले। ठीक है। और मुझे याद आ गया प्रेसिडेंट अयूब खान का वो सुबह 8 बजे का 5 मिनट की स्पीच थी जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया था लाहौर पे। 6 सितंबर की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी मुझे अभी भी याद है और नेट पे आपको मिल भी जाएगी। जब उन्होंने कहा था दुश्मन नहीं जानता कि उसने किस कौम को ललकारा है। बिल्कुल। तो ईरानियन भी यही कह रहे हैं कि भाई तुम जानते नहीं हो ट्रंप साहब कि तुमने किस कौम को ललकारा है। ये बात देखिए, उन्होंने पूरी कोशिश की थी कुर्दिस्तान के कुर्द बागी जो है उस इलाके में एथनिक वो किसी तरह बगावत करें और वो चढ़ाई कर दे, वो भी नहीं हो सका जी, वो भी फेल हो गया। तो मेरा मतलब हर फ्रंट पे इनको फेलियर मिला है।
तो लिहाजा ये इतनी अब वाकई मेरी नजर में ट्रम्प शुड बी वेरी डेस्परेट कि भाई मैं किधर फंस गया, आई शुड गेट आउट ऑफ इट। जी। चले ये तो ये बात होगी। अब जी। आप चाइना पे आ जाए। जी। देखिए 75 ईयर्स बिल्कुल हमने थ्रू आउट देखा है कि पाकिस्तान चाइना के कभी ये नहीं हुआ कि कोई अप्स एंड डाउन होंगे। ये हमेशा पाकिस्तान चीन की जो रिलेशनशिप रही है ऑल राउंड, चाहे वो सिक्योरिटी रिलेटेड हो, जी। डिफेंस रिलेटेड हो, जी। डिफेंस मिलिट्री कोऑपरेशन हो, और उसके अलावा फिर जाहिर बात है इकोनॉमी और जो टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन। तो मैं इंपॉर्टेंट बात ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें सीपैक की जो बुनियाद है वो तो आज से 15-17 साल पहले रखी गई थी। जी। सीपैक 1, अब सीपैक 2 की बात हो रही है। और इसके अलावा गवादर पोर्ट, वो अभी आप देखें कि वो एक लाइफलाइन, सीपैक की लाइफलाइन है। शुक्र है कि गल्फ वॉर की वजह से गवादर पोर्ट की इंपॉर्टेंस आई है और वो ट्रांजिट ट्रेड सेंट्रल एशिया तक, रशियन भी इंटरेस्टेड हैं। और जाहिर बात है सीपैक तो टर्मिनेट करता है चाइना से, और वहां से शुरू होता है टर्मिनेट करता है गवादर के ऊपर। गवादर एयरपोर्ट $250 मिलियन का भाई चाइनीज ने सारा पैसा लगा के, बल्क ऑफ दी मनी तो चाइनीज ने लगाया था। सो उसके बाद ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात आ रही है। और मैं एक और जुमला बोलूं, जब हम बात करते हैं ना मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन, ये डिफेंस कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, तो याद रखें जहां मेरी आपकी इमेजिनेशन खत्म होती है ना, वहां पे एक्चुअल हमारी कोऑपरेशन के साथ स्टार्ट होती है। अब आप समझ जाएंगे कि मैं कितनी गहरी बात कह गया हूँ। तो पॉइंट मेरा ये है कि चाइनीज के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं, ओहो मैं कहता हूँ दे नॉट, किसी तरह वो इफेक्ट नहीं होते हैं कि जी मौसम खराब हो गया, आज ये बर्फबारी होगी, आज बारिश होगी। नहीं, इट इज एन ऑल वेदर रिलेशनशिप। आपके जो 2 डैम बन रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज में, और भी बड़े ऐसे मंसूबे हैं, वो चाइनीज के साथ ही हम बना रहे हैं ना। तो लिहाजा इमेजिन करें, कई लोग कई दफा कहते हैं भाई आप चाइना चाइना कहते हैं अमेरिका, ओ भाई अमेरिका का मुझे कोई एक प्रोजेक्ट बता दो। हाँ, 4th एक्सटेंशन थी उसकी, अपना ये तरबियला डैम की, या आपको मंगला डैम पे ये, लेकिन उसके अलावा तो जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हर मैदान में चीन ने पाकिस्तान के साथ की है, बिल्कुल देखें तो उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे, जाहिर बात है 2 हफ्ते पहले द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज आल्सो देयर, और वो प्रेसिडेंट साहब का मेरा ख्याल है, मैं पढ़ रहा था कि तकरीबन अपनी इस तमाम 2-3 डेकेड में उनका ये 10वां दौरा था तकरीबन चीन का, और वो भी बड़े एग्रीमेंट साइन करके आए। तो प्राइम मिनिस्टर जो जा रहे हैं ये ऑब्वियसली सिंबॉलिक होगा, बहुत बड़ा एक मैसेज होगा टू चाइना एंड टू द वर्ल्ड कि पाकिस्तान के उसी तरह चाइना के साथ डीप रूटेड रिलेशनशिप्स है। और ये मैसेज टू द इंडियंस आल्सो कि जनाब आप बात आ जाए, आप अगर समझते हैं कि आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो हर मामले में देखना, अब हमारे एस्ट्रोनॉट जो है 2 एस्ट्रोनॉट पाकिस्तान के सिलेक्ट हुए हैं जो अब चाइनीज के साथ स्पेस मिशन के ऊपर जाएंगे। हमारे कितने सैटेलाइट्स, रेगुलरली खबरें आप पढ़ते हैं, मैं वो बात बता रहा हूं जो पब्लिक में खबरें आती हैं। सो मेनी सैटेलाइट्स जो स्पार्को ने तैयार किए हैं, वो चाइनीज स्पेस अपना रॉकेट्स पे लॉन्च होते हैं चाइना में, हर किस्म के सैटेलाइट। सो बड़ी डीप कोऑपरेशन है, अनप्रेसिडेंटेड कोऑपरेशन है जी, बिल्कुल दुनिया में दूसरी मिसाल नहीं मिलती इसकी। बिल्कुल ठीक है जी। एक मैं बात बता दूं, जो बहुत ही कामयाब हमारा डिफेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट है, जो जिसने दुनिया में इस वक्त अपनी थरथली मचाई है, वो जाहिर बात है ज्वाइंट प्रोडक्शन और ज्वाइंट डिजाइन जो हमने किया था JF-17 का। अब तो हम खुद ही वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेस द इंजन ऑफ कोर्स। बिल्कुल J-35 की ट्रांसफर की भी बात हो रही है, विच इज अगेन बहुत बड़ी एक ब्रेक थ्रू होगा बात हो रही है। और आप देखें कि चाइनीज टेक्नोलॉजी जो है इज बिकमिंग सो वर्ल्ड क्लास है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी जो है उसको ये आउटपेस कर रहे हैं। सो चाइनीज टेक्नोलॉजी तो दुनिया तो मरती है उस चाइनीज टेक्नोलॉजी पे। पाकिस्तान इज सो लकी J-70, J-10, उसके बाद आपके आ रही है J-35 की आपने बात की है। सो स्काई इज द लिमिट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान एंड चाइना ऑल राउंड कोऑपरेशन। सर आपका पॉइंट आ गया, बड़ी तफसील से आपने बताया। ब्रिगेडियर गजनफर प्लीज़ इसके ऊपर चाइना पे कमेंट करना चाहें तो कर दें। और कुछ कमेंट ये अमीरुल्लाह सालेह, लीडर ऑफ ग्रीन ट्रेंड, जिसने हमले शुरू कर दिए हैं, एक आउटफिट नई बनी है और हमले शुरू कर दिए अफ़गान रजीम के ऊपर,
और अंदर से भी एक मूवमेंट है, लोकल सपोर्ट भी है, गोरिल्ला इनिशिएटिव है। इसके ऊपर भी कमेंट कर दें कि अफ़गान रजीम के जो दिन हैं वो आपको नंबर नज़र आते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस अंदर से भी शुरू हो गई है और पाकिस्तान ने तो एक क्लियर पॉलिसी पे इनको टेक ऑन कर ही रहे हैं। तो इस पर प्लीज़ कमेंट कर दें। देखिए, जहाँ तक तो चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप का ताल्लुक है, तो मैं कहूँगा कि चाइना और पाकिस्तान जो है वो चूँकि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर, जिसमें डिफेंस रिलेटेड भी हैं, जिसमें इकनॉमिक्स रिलेटेड भी हैं और जिसमें पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी हैं, जी उसमें हमें हमें एज ए पाकिस्तानी वी शुड एज ए पाकिस्तानी गवर्नमेंट, जी जो भी इन पावर हो, वी शुड प्रेफर आवर रिलेशनशिप विद चाइना। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली कि हमने चाइना के साथ माजी में और बहुत मौके पर रिलेशनशिप खराब की है। वी शुड बी कॉग्निसेंट ऑफ दैट फैक्ट। और जिसमें चाइना को बहुत दफा हमने इन चीज़ों के ऊपर नाराज भी किया है कि फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ी हैं टू बिल्ड अप द रिलेशनशिप विद देम। और ख़ास तौर पे मैं कहूँगा इस वक्त, इस पॉइंट ऑफ टाइम में, जब चाइना और रशिया मल्टीपोलर वर्ल्ड जब हो रही है, ठीक है, हमारे अमेरिका के साथ हमारी कनेक्टिविटी है, अब अमेरिका के साथ इस वक्त हम एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जो पीस एफर्ट से ताल्लुक रखता है, लेकिन हमारा फ्यूचर इन एनी फॉर्म ऑफ टाइम समझता हूँ वो चाइना के साथ एफिलिएट करना चाहिए। और ख़ास तौर पे जिस तरह चाइना ने ब्रिक्स को इनिशिएटिव को लेके आगे चला है, जिसमें रशिया भी है, चाइना भी है और बाकी ममालिक है, जहाँ पे इंडिया, साउथ अफ्रीका, जी बिल्कुल जी अल्टरनेटिव करेंसी की भी बात हो रही है, युआन की भी बात हो रही है, तो पाकिस्तान भी इस तरीका कार से डॉलर और पेट्रो डॉलर से भी छुटकारा हासिल कर सकता है। और हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम रशिया से भी तेल हासिल कर सके। पाकिस्तान और चाइना कैन स्टे, क्योंकि दोनों के देखिए, हमेशा हम एक चीज कहते हैं कि बहुत सारी दुनिया की स्ट्रेटेजी जो है या किसी भी मुल्क की स्ट्रेटेजी, ज्योग्राफी जो होती है ना, ज्योग्राफिकल फिगर और किसी भी मुल्क की ज्योग्राफी उसकी स्ट्रेटेजी को डिवाइस करने का एक बहुत बड़ा एलिमेंट होती है। और हमारी ज्योग्राफी कनेक्टेड होती है चाइना के साथ, हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन कनेक्टेड होती है रशिया के साथ थ्रू दी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। हमारे से चाइना, अमेरिका बहुत दूर है, अमेरिका ने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया। 65 में आपको जो कुछ मिला था बैटल टैंक्स और बॉटली पीसेस के जरिए, वो अमेरिका ही ने दिया था, बट वी पेड अ प्राइस आल्सो। नाउ एज यू सेड अबाउट अफगानिस्तान, तो आपको पता है कि ये अमीर साले नहीं, इसका नाम मेरे ख्याल अमरुल्लाह साले जी, अमारुल्लाह साले, बिल्कुल बिल्कुल, ये मुजाहिदीन में भी रहा है, तालिबान के साथ भी रहा है, नॉर्दर्न अलायंस में भी, जी बिल्कुल, निकल के नॉर्दर्न अलायंस में चला गया और फिर इसके साथ ये एनडीएस में भी रहा है। और अभी जैसे आपने कहा, इसने एक पॉलिटिकल मूवमेंट बनाई है ग्रीन ट्रेंड ऑफ अफगानिस्तान के नाम से, तो उसके ऊपर इससे पहले अगर आपको याद हो, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट का जो हेड है अहमद शाह मसूद का बेटा जो है, उसकी एक स्टेटमेंट आई थी और उसने कहा था कि जी जो अफगानिस्तान है वो अफगानियों के लिए जहन्नुम है और जो दहशतगर्द हैं उनके लिए जन्नत है। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि अफगानिस्तान के अंदर इंटरनल रिप्रेशन जो ये नार्को डीलर की गवर्नमेंट है, जो सिर्फ नार्को डीलर की गवर्नमेंट ही नहीं है, ये कौम लूत के लीडर हैं जितने बैठे हुए ऊपर टॉप के ऊपर, और इनके ऊपर लड़ाइयाँ भी जो होती है वो भी बच्चों को इसी किस्म की बातों पे होती हैं। तो इनके खिलाफ इंटरनल रेजिस्टेंस तो डेवलप हो रही है, इसलिए कि जब आप देखिए ना, अमेरिका इनको कॉन्स्टेंटली पैसे दे रहा है, हर महीने अभी तक दे रहा है। अमेरिका भी तो डबल गेम, अभी भी पाकिस्तान का डबल गेम खेल रहा है अमेरिका, अभी भी ट्रिपल गेम खेल रहा है। यानी चाइना तो नहीं दे रहा ना अभी इस वक्त अफगानिस्तान को पैसे, चाइना ने तो कोशिश करता रहा और हमची में भी और अभी भी कि जी किस तरह पाकिस्तान के दरमियान और अफगानिस्तान के दरमियान आपस में मसला हल हो जाए, दहशतगर्दी बंद हो जाए और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाए। अमेरिका जो है उसका कैरेक्टर देखिए कि पाकिस्तान पीस के लिए काम कर रहा है और वो अफगानिस्तान को पैसे दे रहा है कि जाके पाकिस्तान के खिलाफ लड़ो। तो बात यह है कि इसके अंदर इसलिए तालिबान जो है वो फ्लॉरिश कर रहे हैं, इसलिए कि उनको अपना उनकी जो लीडरशिप है उनको तो भत्ता चाहिए, उनको भत्ता स्मगलर दे, उनको भत्ता अमेरिका दे, उनको भत्ता इंडिया दे। जैसे अभी इंडिया के जो लेफ्टिनेंट जनरल है उसका वो राजस्थान में जो कोर का उसका बयान आपने सुना होगा, उसने कहा था कि मेरी नूर वैली मसूद, आई एम कोटिंग हिम, उसने कहा मेरी नूर वैली मसूद से मुलाकात हुई है और वो ही लाइक्स इंडिया, वो तो इंडिया का बड़ा फैन है और अब हम नूर वैली मसूद के साथ मिलके पाकिस्तान के खिलाफ वी विल फाइट अ होली वॉर। नाउ यू इमेजिन के एक मुल्क या मुल्ले
जो शलवारें ऊपर करके फिरते जी। हैं और वो लंबी लंबी दाढ़ियां रखी हैं, ये होली वॉर में इन्वॉल्व हो रहे हैं हिंदुओं के साथ, इनके बुत character- परस्तों के साथ। जी बिल्कुल तो इनके करेक्टर का तो यहाँ से अंदाजा, ये कितने बिकाऊ हैं। जी। ये हर उस थाली में छेद करते हैं जिसमें खाते हैं, ये हर उस शख्स की पीठ पे छुरा घोंपते हैं जो उनके ऊपर एहसान करता है, ये इनकी ट्रेडिशन है। तो बिल्कुल। बात ये है कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जो भी कुछ चीज है, और पाकिस्तान वो गजबुल हक जो है उसको क्लाइमैक्स पे लेके जाना है, हर जी। उस सेंचुरी को तबाह बर्बाद करना है, और इन अफगान मौजूद को जो है इनका मुंह अफगानिस्तान की तरफ करके इनको फेंके अफगानिस्तान के अंदर। सर पाकिस्तान आपका का पॉइंट बहुत आ खून जाया हो गया। चुका है। बिल्कुल तो सर आपका अगर पॉइंट आ गया। बिल्कुल सर आपका पॉइंट आ गया और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आ गया। ब्रिगेडियर फारूक, लास्ट 1 मिनट है, आप भी अपना क्लोजिंग कमेंट दे दें। सवाल आपसे भी सेम ही है, सॉरी वक्त की कमी है, प्रोग्राम को एंड करना है, प्लीज़ गो फॉर इट। देखिए, अफगानिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट। वहाँ जी। के अवाम जो है इस वक्त बहुत कहत और फूड शॉर्टेजेस का सामना कर रहे हैं, और एक बहुत इंटरनल रिजेंटमेंट है जी। अगेंस्ट द अफगान तालिबान गवर्नमेंट। जी और एक ग्रुप नहीं है, कई ग्रुप हैं, कई रेजिस्टेंस ग्रुप हैं जो कि वेरियस एरियाज ऑफ अफगानिस्तान में एथनिक बेस्ड भी वो ग्रुप हैं। जी। कोई सेंट्रल एशिया से आए हुए यहाँ पे, जो कि अफगान तालिबान गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं, उन पे हमले हो रहे जी। हैं। और जाहिर बातों का मतलब मकसद यही है कि भाई ये जब लोग फेल हो गए हैं और यहाँ पे एक ग्लोबल हब बन गए, ग्लोबल हब ऑफ टेररिज्म, एपिसेंटर ऑफ ग्लोबल टेररिज्म अफगानिस्तान, तो सर। जिससे और कोई फायदा नहीं हो रहा, अवाम को नुकसान है। और देखिए पाकिस्तान से क्या वो नुकसान हुआ उनका, अफगान ट्रांजिट ट्रेड खत्म हो गया, जी। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड खत्म हो गया। दो ठीक है, हमारा भी साइड पे जो लोग हैं उनका बिजनेस सफर कर रहे हैं, जी। लेकिन ज्यादा नुकसान जो है वो अफगानिस्तान को हो रहा है और उनकी क्योंकि आवाम one को हो way रहा है, और trade ये लोग जो हैं ये अपनी दहशतगर्दी की दुकानें खोल के बैठे हैं और वही नार्को टेररिज्म। बिल्कुल सर आपका पॉइंट आ गया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ प्रोग्राम का हिस्सा बनने के। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।